हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फोटोग्रामेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको इस टॉपिक में से देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मैथमेटिकल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो इस लेक्चर में हम अगर कंटेंट पे नज़र डालें तो मीनिंग देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फोटोग्रामेट्री एनालिसिस के। इसमें हम पैटर्न ऑफ एरियल फोटोग्राफी, ये इंट्रोडक्टरी रहेगा। और उसके बाद स्केल डिटर्मिनेशन, स्केल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फोटो स्केल बेसिकली हम बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके की स्टेटमेंट आपको खास करके देखने को मिलती है वो भी हम देखेंगे। एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सो आपका जो सिलेबस है उसमें स्केल डिटर्मिनेशन एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट दो टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, तो उसी को फोकस करते हुए हम ये चीजें कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोटोग्रामेट्री? फोटोग्रामेट्री is basically the science of obtaining the spatial measurement from the photographs. So we can measure the length, or we can say distance between two objects by observing the distance on the photo, as well as we can calculate the area. So all these information are obtained under the science or technology of photogrammetry. Okay, so the raw material for the photogrammetry will be photographic products like hard copy or soft copy of imagery. So the main objective of photogrammetry are to determine the scale and horizontal distance between two objects, or we can say along a line. We can also determine the length along a line. Similarly, we can determine the equivalent area in the ground coordinate system. Another objective is quantifying the effect of relief displacement. This is also under the photogrammetric activities. Then determining the object height from the relief displacement. Some objects are having some height like tree or pole, so you can also determine the height of that object. That is also very important concept. Obtaining the terrain elevation by the image parallax, or obtaining or determining the orientation of aerial photograph. Aerial photograph जो है किस डायरेक्शन से लिया गया है, किस एंगल से लिया गया है, that is the orientation of photograph. Then product of map and DEM. तो उससे हम क्या करेंगे, मैप भी प्रिपेयर कर सकते हैं और डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स भी क्रिएट कर सकते हैं फोटोग्रामेट्रिक एनालिसिस के बाद। ओके, तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से एरियल फोटोग्राफ ऑब्टेन किए जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है। क्योंकि इंट्रोडक्टरी हम जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है एरियल फोटोग्राफी के बारे में, एरियल फोटोग्राफ्स क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मान लीजिए हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है वो एक पाथ फॉलो करेगा और उस पर हमारा सेंसर लगा हुआ है, तो वो सेंसर जो है फोटोग्राफी करेगा, कैमरा जो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो एयरक्राफ्ट है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके एक ग्राउंड कवरेज रहेगी, एक पर्टिकुलर एरिया को ये जो है कैप्चर करेगा एक पर्टिकुलर फोटो के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, ये इसकी जो है ग्राउंड कवरेज है। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे जो फ्लाइट पैटर्न रहता है वो इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी एरिया जो है छूटना नहीं चाहिए, भले ही उसमें ओवरलैप हो। ठीक है, और यूजुअली जो है 60% ओवरलैप आपको देखने को मिलती है फ्लाइट डायरेक्शन में, अलोंग द फ्लाइट डायरेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ जो है, यहाँ पे जो 60% जो ये मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, ये इतना एरिया जो है इसका वो फ्लाइट डायरेक्शन में जो इसका ओवरलैप कर रहा है, इसको हम बोलते हैं एंड लैप। ओके, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है इसके बीच में गैप भी जो है इतना रखना है कि उसकी ग्राउंड कवरेज जो है साइड वालों को ओवरलैप कर सके। तो ये अप्रोक्सीमेटली 30% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 30%, इसको बोलते हैं हम साइड लैप। तो इस तरीके से फोटोग्राफी की जाती है, एरिया कवर किया जाता है। ओके,
फोटोग्राफ में किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे फीचर्स। अगेन दिस इज द फ्लाइट पाथ एंड दिस इज द कवरेज, ग्राउंड कवरेज। सो दिस विल बी द एंड लैप, दैट इज द 60%, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। सिमिलरली साइड लैप will also there, that is 30%. Here you can see this is the overlap area, okay, and there are also some I will say error in the flight line. Flight line is not possible to take exact straight line, so it is also a curved line, some distortion will be there, okay. So this type of distortion we usually consider during the photogrammetry, and we try to overcome these errors, okay. So this is about the coverage during the flight and resulting photograph. This is about the overlap and end lap, you can see here more clearly. So if this is the flight line, so the photograph are taking along this line, then after that this and this is the flight path, then you can see here is a side overlap, and that this is approximately 30%, and end lap is you can see end lap is the 60%, you can see in this photograph and this photograph. So this photograph, that is later photograph, covering the 60% area of previous photograph, okay. So this is the end lap. Then geometric elements of aerial photograph, here you can see this is the focal length of camera, or we can say camera position, exposure station. So the image will be formed at the focal length to the back side of the this lens, and this is known as the negative, okay. Negative because here you can see this is formed of opposite points of grounds, okay. Here you can see A in this side, but here you will see the image will be here. This is the basic physics. I hope you are well aware about it. Similarly, it is the positive, that is a actual photo of ground. So here you can see the important point is this principal point, or we can say central point, and this is known as the optical axis, okay. Optical axis may be the vertical or inclined, okay. So on the basis of that we have seen the type of aerial photographs, vertical photographs and oblique photographs, then again high oblique and low oblique, okay. This is just for your revision. So these are the basic geometric elements of vertical photography. This is the focal length of the camera, that is f, and this is the position of camera or lens, we can say, from the ground is known as the flight height above the ground, okay. And we can say this is the datum surface, that is like mean sea level. इस तरीके से एक डेटम सरफेस लिया जाता है, उससे जो उसकी हाइट है वो एक्चुअल में अगर हम काउंट करेंगे तो उसमें से ये हमारा जो h है एक्चुअल में जो डेटम से जो ग्राउंड की हाइट है वो माइनस हो जाएगा, ओके। वो हमारी रियल हाइट आएगी जो हमारा ग्राउंड एक्सपोज्ड है और जो कैमरा है उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्केल ऑफ फोटोग्राफ। बेसिकली as per the tradition meaning of scale, scale means a distance measured in the photo with respect to the actual distance between same points on the ground. बेसिक मीनिंग ये है कि जैसे हमें किसी एरिया का मैप ड्रॉ किया है या फोटोग्राफ लिया है, तो सपोज हमने उसमें 100 बाई 100 मीटर का अगर हमने कोई एरिया कवर किया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी विल मेक द प्रिंट आउट at the same scale or at the same size of paper. We will print that on a smaller scale, so we need some definite relationship between the distance on the ground to the distance on the map. So उसके लिए हमें एक scale define करना पड़ता है,
उसको हम स्केल बोलते हैं। सपोज 100 मीटर वी कैन टेक ऑन द पेपर एज द 10 सेंटीमीटर और सो। तो इस तरीके से एक स्केल हमें डिफाइन करना पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो स्केल को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो इस तरीके से हो सकता है कि 1 यूनिट डिस्टेंस जो हमने ली फोटो पे, उसकी स्पेसिफिक यूनिट ग्राउंड पे कितनी होगी, उसको या तो हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हमारी दोनों यूनिट जो है सेम रहेगी। सपोज यहाँ पे हमारा 1 mm है, तो ग्राउंड का भी हमें 25,000 mm। ओके, तो एक तरीका ये है जिसको हम RF बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और दूसरा इसका जो तरीका है दैट इज यूनिट इक्विवेलेंट। यूनिट इक्विवेलेंट में हम जो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है उसको एक हायर यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज 1 mm हमारा जो पेपर पे है या फोटो में है, वो ग्राउंड के 25 मीटर के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे यूनिट इक्विवेलेंट। ओके, तो जो एरियल फोटोग्राफ है उसका स्केल, एक तो हमने एक जनरल फोटो की बात की और एक एरियल फोटोग्राफ की जब हम बात करें तो उसका स्केल डिपेंड करता है टेरेन एलिवेशन के ऊपर। टेरेन एलिवेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है ये भी हम आगे देखेंगे। फोटो स्केल का अगर हम सिंपल रिलेशन देखें, फोटो स्केल इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द फोटो एंड डिवाइड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम स्केल बोलेंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक चीज काफी कंफ्यूज करती है, स्मॉलर स्केल एंड लार्जर स्केल। तो स्मॉलर स्केल बेसिकली मीनिंग ये है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेशियो जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,000 जो है उसके कंपैरिजन में 10,000 का जो स्केल है वो लार्जर स्केल है। लार्जर स्केल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम इमेज को जूम इन करते हैं तो वहां पे हमें एक पर्टिकुलर फीचर जो है एनलार्ज करके दिखता है, तो वहां पे हम ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लार्जर स्केल होगा उसमें फीचर आपको रिलेटिवली लार्जर नजर आएंगे, ज्यादा डिटेल आप उसमें ले पाएंगे। ओके, और इसका सिंपल तरीका आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे 1:25,000 जो है इसका जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू 1:10,000। ये जो वैल्यू आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो कितना लार्जर है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, जो लार्जर स्केल होगा उसमें फीचर, सेम फीचर आपको इनलार्ज नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा। ओके, यहां पे जैसे आप देख सकते हैं 1:500 का जो स्केल है उसमें फीचर आपको इस तरीके से, ये रिवर जो है उसका पूरा चैनल नजर आ रहा है, उसकी विड्थ नजर आ रही है। जबकि यहाँ पे स्मॉलर स्केल में अगर हम बात करें जो कि 1:24,000 का है, यहाँ पे आपको रिवर एक लीनियर फीचर की फॉर्म में नजर आ रही है। ओके, तो ये डिफरेंस इस तरीके से रहता है, इसको आप ध्यान कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई सिटी है, अगर वो हम लार्जर स्केल पे लेंगे तो इस तरीके से आपको एक पॉलीगॉन नजर आएगा, जबकि उसको अगर हम स्मॉलर स्केल पे लेंगे, यहाँ पे 1:250,000 है, तो यहाँ पे सिटी एक पॉइंट के रूप में आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से स्मॉलर स्केल और लार्जर स्केल को आपको ध्यान रखना है। अब जब हम एरियल फोटोग्राफ के केस में बात करते हैं तो स्केल इज आल्सो द फंक्शन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा एंड हाइट ऑफ द लेंस अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज स्केल इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यहाँ पे कैपिटल एच जो है दैट इज द हाइट अबव द डेटम। डेटम की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो बात की गई है हाइट ऑफ द लेंस अबव द ग्राउंड की बात की गई है। ये क्या चीज है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और जो एच है स्मॉल एच दैट इज द टेरेन एलिवेशन। ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज ये हमारा कैमरा पोजिशन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंस पोजिशन है वहां से आपको ये फोकल लेंथ होगी इसकी, और यहाँ से जो ग्राउंड है ये वाला ग्राउंड पॉइंट है, ये वाला हमारा हो गया एच माइनस एच। ओके, तो इसको हम एच डैश भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली जैसे डेटम सरफेस है
लाइक मीन सी लेवल, यूजुअली जो हम डेटम सरफेस मान के चलते हैं, वहां से जो फ्लाइट हाइट है दैट इज h, और अगर ग्राउंड एलिवेशन वहां पे h है, स्मॉल h, तो ये वाला एलिवेशन जो है ग्राउंड के का और लेंस के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमें कंसिडर करके चलना है। और इसी वजह से जो एंडुलेटेड टेरेन होगा वहां पे अलग अलग लोकेशन पे आपको अलग अलग स्केल नजर आएगा, क्योंकि ये वेरी कर जाएगा। ठीक है, जो स्मॉल h है वो वेरी करेगा और उससे जो हमारा h डैश है वो भी वेरी करेगा। ओके, तो आई होप कि यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको लेके चलना है जब आप एरियल फोटोग्राफ का स्केल निकालते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफी आपको देखने को मिलती है इन कंसेप्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट को समझना है और फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके आप उसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन ए टोपोग्राफिक मैप ऑफ 1:25,000 स्केल इज 47.2 mm। ओके, ये यूनिट भी आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके के न्यूमेरिकल देखेंगे यूनिट्स के ऊपर आपको काफी फोकस करके चलना है। तो जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है टोपोग्राफिक मैप के ऊपर दैट इज 47.2 mm, और जो टोपोग्राफिक मैप की हम बात करें उसका स्केल जो है दैट इज 1:25,000। अब ये कहा गया है कि these two points are also visible in the photograph of the same area and these two points are away from each other with a distance of 94.3 mm. So we have to determine the scale of the photograph and we also have to calculate the distance between two objects on the ground if they are 42.9 mm apart on the photograph. तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमें टोपोग्राफिक मैप दिया हुआ है, टोपोग्राफिक मैप जो है उस पे एक यूनिफॉर्म स्केल रहता है जो कि हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो टोपोग्राफिक मैप है उसका स्केल दिया हुआ है, उसके स्केल को यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, फोटोग्राफ का स्केल निकालना है। और उसके बाद जब हमारे पास फोटोग्राफ का स्केल आ जाएगा तो हम जो है ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं 94.3 mm अवे हैं उसकी हम एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो पहले तो हमें मैप स्केल से हमें क्या निकालना है, ग्राउंड डिस्टेंस निकालनी है, और उस ग्राउंड डिस्टेंस से हम फिर जो है फोटोग्राफ स्केल निकाल पाएंगे। तो ये 47.2 mm था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में। ओके, तो ये वाला जो है ये हमारा जो मैप स्केल था उसके हेल्प से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 1180 मीटर। तो यहां से अब हमें फोटो स्केल कैलकुलेट करना है। फोटो स्केल कैसे निकालेंगे, फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो फोटो डिस्टेंस हमारे पास जो दी हुई है दैट इज दिस वन, और जो ग्राउंड डिस्टेंस आ गई हमारे पास ये आ गई। तो इससे हम निकाल सकते हैं स्केल। तो फोटो स्केल क्या आ जाएगा यहाँ पे 1:12,500 मीटर। तो ये बेसिकली RF है। तो यहां से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब फोटोग्राफ का स्केल हमें पता लग गया। अब हमें ये निकालना है कि अगर उसी फोटोग्राफ पे हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं 42.9 mm, 42.9 mm, 42.9 mm से आपको अब निकालना है ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगी उनके बीच में। तो ये सिंपल फॉर्मूला जो हमने देखा था S = स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास D दिया हुआ है, सॉरी हमारे पास स्केल अभी अवेलेबल है तो उसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा D, दैट इज द ग्राउंड डिस्टेंस। तो ग्राउंड डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर हमारे पास फोटो डिस्टेंस ये दिया हुआ है, इसको फर्दर हमने जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया mm से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज 536 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि उन दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आपके पास फोटो स्केल है तो उसके हेल्प से दो पॉइंट्स के बीच का ग्राउंड डिस्टेंस क्या होगा और वाइस वर्सा वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड जो है, ये जो हमारा सेकंड फॉर्मूला था एरियल फोटोग्राफ्स के स्केल के साथ, उसके ऊपर बेस्ड है।
अगेन आप स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे, ए वर्टिकल फोटोग्राफ वाज टेकन फ्रॉम द कैमरा हैविंग द फोकल लेंथ, कैमरा की फोकल लेंथ दी हुई है 152 mm एंड फ्लाइंग हाइट ऑफ 2780 मीटर अबव द मीन सी लेवल, मीन्स डेटम से हाइट दी हुई है ये। सपोजिंग द टेरेन इज फ्लैट with the elevation above the datum is 500 meter, so we have to calculate the scale of photograph। so ये सिंपल फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे जो हमारा कैपिटल H है वो दिया हुआ है और स्मॉल h जो है वो भी दिया हुआ है, ये हमारा स्मॉल h हो जाएगा और ये हमारा हो गया कैपिटल H। तो इसको फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस तरीके से पहले हमने mm को मीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें ये इस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। ये हमारा स्केल आ गया 1:15,000। ओके, तो इस तरीके से आप स्केल फाइंड आउट कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफ का। ओके, तो आई होप कि आप न्यूमेरिकल में अभी बेटर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि न्यूमेरिकल को किस तरीके से फेस करना है। न्यूमेरिकल को आपको न्यूमेरिकल को देख के घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल को जो है अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आजकल के टाइम में जो है न्यूमेरिकल ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। खास करके गेट के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो ईयर बाय ईयर जो है न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ रहा है। तो न्यूमेरिकल को देख कर घबराना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, उसको इनकाउंटर करना है, उसको फेस करना है। तो अगर आप बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर आप फोकस करके चलेंगे तो आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, यूनिट्स के ऊपर फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंसेप्ट समझाने के लिए आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैप प्रोजेक्शन और फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैप प्रोजेक्शन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, वहां पे जो फीचर्स आपको एक्चुअल ग्राउंड में दिखते हैं उसको उसी पोजीशन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि फोटोग्राफी जब हम करते हैं तो हम प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन यूज करते हैं, जिसमें क्या है कि हम फोटोग्राफ ले रहे हैं और वो फोटोग्राफ एज इट इज जो एक्सपोजर में नजर आ रहा है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो ट्री हैं जो कि अलग अलग एलिवेशन पे अवेलेबल है, और यहाँ पे जब आप इसको मैप में प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आप आसानी से इसको प्रोजेक्ट कर देंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। लेकिन जब आप इसकी फोटोग्राफी करेंगे तो आपको क्योंकि जो हायर एलिवेटेड एरिया पे जो ट्री अवेलेबल है या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो लेंस के नजदीक है और जो डिप्रेशन में है वो अवे है, तो ये वाला जो फीचर है वो रिलेटिवली लार्जर आपको नजर आएगा, ये स्मॉल नजर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा स्केल में। और दूसरा ये है कि खास करके जो एलिवेटेड फीचर्स होंगे जिनकी कुछ हाइट होगी उसका आपको बेस और टॉप जो है अलग अलग लोकेशन पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो बेस और टॉप का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, हालांकि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है हेल्प भी करती है हमें, ऑब्जेक्ट की हाइट हम निकाल सकते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से, और जैसे जैसे हम प्रिंसिपल पॉइंट से अवे जाएंगे आपको ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। इसमें आप ज्यादा वैल्यू आप देख पाएंगे। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है वहां से। अब ये जो आप वेरिएशन देखते हैं टॉप और बॉटम के बीच में जो एलिवेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सो द ऑब्जेक्ट हैविंग सम हाइट, द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्रॉम द बेस। सो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इन द इमेज। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट और यूजफुल टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसके ऊपर भी आपको कई बार न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। आगे एक फॉर्मूला हम देखेंगे, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है हम हाइट निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो आपको ध्यान रखना है। एक बार आप ये इमेज देख लीजिए, ये जो डायग्राम है यहाँ पे एक एलिवेटेड ऑब्जेक्ट है जो कि आपको दोनों इमेज में नजर आ रहा है। तो पहले तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, जो दोनों फोटोग्राफ में प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको मेजर करनी है। फिर इन दोनों के जो बेस हैं उनके बीच का जो गैप है और जो टॉप है उनके बीच का गैप जो है आपको रिक्वायर्ड होगा।
तो ये वाला रिलेशन जो है यहाँ पे डेल्टा एच जो है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि आपको कैलकुलेट करनी है। डेल्टा पी इज द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फीचर, एंड पी इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज सेंटर माइनस द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द फीचर। ओके, तो इन पैरामीटर्स को आप यूज करते हुए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। h बाई एच हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो एक्चुअल हाइट होगी हमारी फीचर के टॉप और कैमरा लेंस के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं, और आपको क्विज जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्विज आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।